गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास की सब्जेक्ट मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम नई प्रश्नावली नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। इसमें हम सबसे पहले हम देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं कहते किसे। सबसे पहले हमारे पास आएगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्याएं क्या है, इसे कहते हैं। तो हम देखेंगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्या संख्याओं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय अर्थात समूह को परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसे हम कहते हैं क्या? वास्तविक। इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्या। अब हम देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं और परिमेय संख्या जब दो धनात्मक संख्याओं को भागफल के रूप में लिखा है, जैसे किसी संख्या ए में बी का भाग देने पर भाग क्यू बार जाएंगे और शेष पर हमारे पास बच जाए आर। तो इस जो संख्या है इसको कहेंगे हम भाजक। जिस संख्या का हम भाग लेते हैं उसे कहते हैं भाजक। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे हम कहते हैं भाज्य। भाग कितनी बार जाता है उसे कहते हैं भागफल। और जो शेष हमारे पास बच जाता है वो हो जाएगा शेष। इस प्रकार से इसके बाद हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? तो जब हम भाग लेते हैं इसको हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि भाज्य जो होता है वो भाजक और भागफल के गुणनफल और शेष फल के योग के बराबर होता है।
शेष पद 0 के बराबर आता है। तो हमारे पास होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस भाज्य हम देख जाता है यहाँ पे भाजक हमारे पास क्या था b गुणा भागफल हमारे पास क्या है q प्लस शेष पद हमारे पास क्या है r। जहां पर जो ये भाजक है वो भाजक का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो, 0 या 0 से बड़ा हो, लेकिन विधि शेष पद 0 हो या 0 से बड़ा हो, लेकिन जिसका भाग हम दे रहे हैं उससे क्या होना चाहिए छोटा। तो ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब इससे संबंधित हम सवाल हल करेंगे तो देखेंगे हम। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे और हम उनका एचसीएफ याद करेंगे। यूक्लिड विभाजन से हम एचसीएफ याद करेंगे। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, महत्तम समापवर्तक कि याद करने के इसे कलन विधि भी बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन विधि भी बोलते हैं, भाग विधि भी इसे बोलते हैं। तो हम इसको आगे हल करेंगे। जब उस विधि से हम हल करेंगे तो किसी भी संख्या का भाग तब तक दिया जाता है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए, और जिस संख्या का भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है वही हमारा क्या होता है आगे पहला प्रश्न है 2.1 का। पहला प्रश्न हमारे पास है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। जहां q एक क्या है पूर्णांक। माना एक कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक है तो मान लेते तथा a बराबर हम मान लेते हैं 4q प्लस 1। 4q की जगह p मान क्यों में जगह है 4p मान 4p प्लस 1 की जगह, क्योंकि हमें सिद्ध ये करना है 8q प्लस 1। तो क्यों हमें सिद्ध करना है क्यों की जगह यहाँ पर कुछ मान सकते हैं, तो यहाँ बचा लास्ट में एक का ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 8, तो यहाँ 8 भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हैं। ऐसे संख्या जिसका वर्ग करने पर 8 का पूरा भाग चल जाए, ऐसे कोई संख्या लगे तो इसका वर्ग करेंगे 16, 16 में 8 का भाग चल जाता है, इसलिए हमने क्या ले लिया 16 4 का 8 भी ले सकते हैं और 8 का क्या होगा 14, 14 फिर 8 का भाग इसके अंदर कोई नहीं सकता। अब a बराबर हमारे पास है 4p प्लस 1। तथा p एक धनात्मक क्या है हमसे क्या है इसका वर्ग
वर्ग के लिए हमसे पूछा है प्रश्न में देगा इसका वर्ग, तो हम दोनों पक्षों का क्या करने वाले हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे हम तो a का हो जाएगा a स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो जाएगा 4b प्लस 1 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर वाले सूत्र से बोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इस रूप में इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर यानी 4 a का स्क्वायर प्लस 2 a का मान 4b, b का मान हमारे पास क्या है 1 प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर गुणा करेंगे क्या जाएगा स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16 और b का 30 प्लस 8 को 20, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 और b 1 का स्क्वायर। हमें ये सिद्ध करना है 8 क्यूब प्लस 1, तो प्लस 1 तो हमारे पास पहले से है, उसको ऐसे कैसे छोड़ेंगे, बाकी बच जाएगा ये। इसमें से हमें क्या चाहिए था, तो यहाँ से 8 को ले लेंगे क्या आएगा a स्क्वायर बराबर 8 कॉमन लिया तो 8 का भाग 16 में लेंगे 2 बार b स्क्वायर ऐसे कैसे प्लस 8 कॉमन आ गया क्या हो गया p प्लस a। जी कोष्ठक की जो संख्या है उसके लिए हम कुछ मान सकते हैं, माना 2p स्क्वायर प्लस p बराबर जहां क्यों क्वेश्चन में दे रखा है क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर a स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा बराबर 2p स्क्वायर आठ क्या 2p स्क्वायर प्लस p, 2p स्क्वायर प्लस p ये क्या लिख सकते हैं क्यों प्लस क्या बच गया हमारे पास। तो ये हमने विषम धनात्मक पूर्णांक माना था, इसका वर्ग किसके बराबर आ गया 8 क्यूब प्लस 1। लिखेंगे अतः किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक, किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग, किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8 क्यूब प्लस 1 के रूट, 8 क्यूब प्लस 1 के रूट का होगा। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि इसका जो वर्ग होगा वो 8 क्यूब प्लस 1 के रूप में होगा। इसी प्रकार अगला सवाल देखिए दूसरा, दूसरा सवाल हमारे पास है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके बताइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9 क्यूब प्लस 1 और 9 क्यूब प्लस 8 के रूप में होता है। माना कोई किसी भी धनात्मक पूर्णांक, तो वो
ए कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। हमें सिद्ध किसके रूप में करना है? 9q प्लस 1, 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 इसके रूप में। तो हम देखेंगे हमें तीन संख्या करनी है, 1 2 और 3 संख्या। ऐसे संख्या जिसका वर्ग करने पर घन अंश से पूछा है, जिसका घन 3 से घन करने पर 3 का भाग 3 का हम घन करते हैं तो 3 3 9 9 27 आता है। 27 में 3 का घन चल जाएगा, इसलिए a बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा 3, b बराबर क्या आ जाएगा 3। चूंकि b r का मान 0 या 0 से बड़ा होता है लेकिन छोटा होता है 20 से, इसलिए r बराबर हमारे पास b का मान कितना आया हमारे पास 3 से छोटा होगा। तो लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे 0 r b की जगह 3, r का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 1 2 लेकिन 3 से छोटा तो है 0 1 और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करें तो हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर b गुणा q प्लस। अब हमारे पास 3 आ गए, b की जगह हमारे पास 3 q प्लस, सबसे पहले 0 जोड़ेंगे क्या आएगा 3, दूसरा निकालने की जगह 3 q प्लस r की जगह मान आ जाएगा 3, और अगला मान निकाल a बराबर आ जाएगा 3 q प्लस अगला शेष तो क्या है 2। इस प्रकार हमारे पास 3 संख्या है। अब हमसे पूछा है कि इनका घन इसके रूप में होगा, a बराबर माना सबसे पहले ये लेते हैं a बराबर 3 q, पहली संख्या, पहली वाली संख्या। घन करने के लिए पूछा है तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का घन करने, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो a का घन हो जाएगा a क्यूब और 3 q का क्यूब करेंगे 3 q का क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास a क्यूब बराबर 3 का क्यूब करेंगे 3 या 9 या 27 q का। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमें सिद्ध करना है 9 q, 9 तो हमें चाहिए तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 9 गुणा 3 27 होते हैं q का, 9 तो हमें चाहिए, इसके स्थान पर हम कुछ भी मान सकते हैं। अब हमें 9 q को सिद्ध करना है तो q के स्थान पर हम और कुछ मान सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ m मान लिया, q के स्थान पर क्या मान लिया m, जो हमें सिद्ध करना है इसको m मानते हुए चलेंगे। आपके अनुसार कुछ भी मान सकते हैं, p मान लिया, मैंने मान लिया m। अब 9 तो ऐसे कैसे आ गए, इसके स्थान पर क्या चाहिए हमें q, तो मान लेंगे माना 3m क्यूब बराबर q, जहां q एक पूर्णांक है, तो यह आ जाएगा a क्यूब बराबर
9 और इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं क्यू। तो पहला हमारे पास आएगा कि पहले संख्या का क्यू 9 क्यू के रूप में होता है। अगले संख्या लिखिए ये फर्स्ट संख्या होगी, फर्स्ट मान लीजिए। अब सेकंड संख्या लिखिए, सेकंड हमारे पास क्या है a बराबर 3q प्लस 1। फिर दोनों पक्षों का क्या करें घन, दोनों पक्षों का घन करने, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a का क्यूब बना जाएगा 3 क्यू की जगह में क्या होगा m, 3m प्लस 1 का क्यूब, 3m प्लस 1 का क्यूब। यहाँ वही सूत्र जो पहले पिछले सवाल में काम किया था a प्लस b का होल। इसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का, इसके रूप में इसको लिख सकते हैं क्या देगा a क्यूब बराबर a का क्यूब करेंगे 3m का स्क्वायर, a का स्क्वायर 2, a के स्थान पर हमारे पास 3m, b के स्थान पर हमारे पास क्या है 1 प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, अरे a क्यूब बराबर 1 या क्यूब था क्यूब वाला सूत्र लगाएंगे तो मिस्टेक होगी, देखिए गलती से सॉरी इसके लिए यह सूत्र लगेगा हमारे पास a प्लस b का होल। ये सूत्र होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। इस सूत्र का उपयोग यहाँ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a क्यूब। अब a क्यूब से a का क्यूब करेंगे तो a के स्थान पर है 3m, तो आ जाएगा 3m का क्यूब प्लस 3 a के स्थान पर 3m इसका स्क्वायर गुणा b के स्थान पर 3, फिर प्लस 3 के 3 a के स्थान पर 3m, b के स्थान पर 1 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, b के स्थान पर 1 तो आ जाएगा 1 का क्यूब। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा a क्यूब 3 का क्यूब 27 m का क्यूब m क्यूब, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 दिया 27 m का क्यूब देगा m, यहाँ देगा 3 दिया 9m और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 से गुणा करेंगे और 1 का क्यूब a क्यूब ऐसे की ऐसे बराबर, यहाँ से क्या कॉमन लेना है 9 कॉमन लेंगे 9 दिया 27 3 बार n क्यूब ऐसे की ऐसे 9 दिया 27 m स्क्वायर ऐसे की ऐसे 9 एकम 9 क्या हो जाएगा n और कोष्ठक बंद और प्लस 1 बार यहाँ तक समझ लेंगे। इसके बाद आगे देखिए हमें ये रखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q प्लस 1 9q प्लस 8 यह हमें सिद्ध करना है 9q प्लस 1 9q प्लस 8 इन तीनों के रूप में सिद्ध करेंगे। तो माना a को हमने धनात्मक पूर्णांक मान लिया, क्या मान लिया धनात्मक। अब b के स्थान पर क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये होती है a बराबर b गुणा q प्लस r, तो हमें b का मान मानना है। b का मान हम क्या माने b के स्थान पर हमने ऐसे संख्या माननी है जिसका वर्ग यहाँ के लिए प्रसंग देता है कि घन करने पर ये बात क्या करने पर घन
तो b के स्थान पर हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका घन करे और इस 9 का भाग चलता है। तो हमने सबसे छोटी संख्या लेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले हमने सबसे छोटी संख्या 3 ली। 3 का घन 27 होता है और 27 से 9 का पूरा भाग चल जाता है, इसलिए हमने क्या ले लिया b के स्थान पर। अगर 2 लेंगे 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में भाग नहीं जाता। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 में भाग नहीं जाता। 4 का क्यूब 64 होता है, उसमें नहीं जाता। सबसे छोटी ऐसी संख्या लेनी है जिसका घन करने पर 9 का पूरा भाग चलता है, क्योंकि 9 के रूप में हमें सिद्ध करना है। इसलिए हमें b के स्थान पर ऐसी संख्या लेनी है जिसका घन करने पर इस 9 का पूरा भाग चलता है। मैं ऐसे संख्या क्या लेनी 3। अब हमें पता है कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, तो हमें पता है 0 से बड़ा होता है शेषफल और b से अर्थात भाजक से छोटा। भाजक हमारे पास है 3, तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 3 से क्या होगा छोटा, क्या शेषफल। तो आज शेषफल हमारे पास आ गया 0, 1 और 2, 3 से छोटे रह गए। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करने के लिए प्रश्न में पूछा है, इसका उपयोग क्या है, इसका सूत्र होता है a बराबर b गुणा q प्लस r। अब q क्योंकि हमें प्रश्न में सिद्ध करना है, इसलिए b गुणा q के स्थान पर मैंने m लिखा है, आप b लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, आपके अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। तो a तो ऐसे ही ऐसे, b का मान ऐसे 3, m का मान ऐसे कैसे, r का मान सबसे पहले क्या था 0 और 3m में 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 3m, क्या कहते हैं 3m आ गया। अब इसमें वापस करिए a b की जगह 3m का m, अब शेषफल क्या लेंगे 1, फिर इसी तरह शेषफल क्या होता है 2, तीनों आ गए हमारे पास। अब हमें करना क्या है, एक को लेंगे और सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हमने a बराबर 3 है, a बराबर 3 है लिया। प्रश्न ने कहा है कि इसका घन, इसलिए घन के लिए कहा है, इसलिए दोनों पक्षों का मैंने क्या किया घन करेंगे तो a का तो a क्यूब हो जाएगा, इसका 3m का क्यूब हो जाएगा। a क्यूब ऐसे जैसे 3 का क्यूब होता है 27, m का m, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्योंकि 9 हमें सिद्ध करने से 9 के रूप में गुणनखंड करते हैं और इसके हिसाब से हमने क्यों मान लिया, क्यों एक क्या है पूर्ण। तो ये ऐसे कैसे 9 ऐसे कैसे, और इसके स्थान पर हमने मान लिया तो इसके स्थान पर आ गया। तो पहला मान तो हमारे पास ये आ गया 9, तो पहला मान आ गया। इसके बाद अगली संख्या ली दूसरी हमने, और दूसरी संख्या में ली, फिर हमने दोनों पक्षों का क्या करना पड़ा, एक का तो a क्यूब और इसका होल क्यूब। इस सूत्र से को खोला और इस प्रकार हल करने के पश्चात यहां तक हम पहुंच गए थे। इससे आगे आप देखिए, तो अगला हम देखेंगे तो हमारे पास जो कोष्ठक में संख्या है उसकी जगह हम क्यों मान सकते हैं, लिखेंगे माना हमारे पास आ गया 3m³ प्लस 3m² प्लस m, और इसके स्थान पर मैंने मान लिया q। क्यों एक पूर्णांक जो पहले लिख दिया बार-बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, वापस मान रहा हूं a क्यूब ऐसे कैसे बराबर। इस कोष्ठक के स्थान पर हमारे पास क्या आ गया 9 ऐसे कैसे ये भी, और इस कोष्ठक के स्थान पर हमारे पास क्यूब प्लस a, ये दूसरा मान है। अब तीसरा नहीं मानना, तीसरा मान क्या है 3m प्लस 2a बराबर a बराबर 3m प्लस 2। फिर दोनों पक्षों का क्या करें घन, तो दोनों पक्षों का घन करने और घन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a का तो a क्यूब हो जाएगा और आ जाएगा 3m प्लस 2 का होल
वो सूत्र हम काम में लेंगे। ये क्यूब ऐसे कैसे, पहले हमारे पास है सूत्र ए क्यूब, ए के स्थान पर 3m आ जाएगा, 3m का क्यूब, फिर प्लस, फिर जगह 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर को 3m का स्क्वायर, b के स्थान पर, फिर प्लस 3a के स्थान पर 3m गुणा b के स्थान पर 2 का स्क्वायर, तो b स्क्वायर जगह b का क्यूब तो आ जाएगा 2 का क्यूब। a क्यूब ऐसे कैसे, 3 का क्यूब 27, m का m, यहाँ करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 या 27 गुना 54 m का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 के 12 और 12 के 36, और ये m ऐसे कैसे 8 का 2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना था 9q प्लस 8, तो प्लस 8 तो ऐसे कैसे है 9, आगे सिद्ध करना तो इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 9 कॉमन आते हमारे पास आएगा 9 का भाग 9 दिया 27, m क्यूब ऐसे कैसे 9 का भाग 54 में देंगे 6 बार m स्क्वायर, और इसका भाग 4 m प्लस, इस कोष्टक की जगह फिर मान लेते हैं, माना 3m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m और बराबर क्या माना हमने क्यूब, क्या मान लिया, जगह a क्यूब बराबर 9 ऐसे कैसे, इस कोष्टक के स्थान पर मान लिया क्यूब प्लस लास्ट में तीनों मान हमारे पास आ गए, पहला आया 9 क्यूब, दूसरा आया 9 क्यूब प्लस 1 और तीसरा आ गया 9 क्यूब प्लस 8, तो लिख सकते हैं अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9 क्यूब, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग 9 क्यूब प्लस 1 व 9 क्यूब प्लस 8 के रूप में होता है। होगा इस प्रकार हम व्याख्या कर सकते हैं। इसी का तीसरा प्रश्न देखेंगे अब हम। तीसरा प्रश्न हमारे पास है। तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया हमसे, क्या दिया गया है इसमें तो क्या पूछा गया है देखेंगे। दर्शाइए किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। माना एक धनात्मक विषम धनात्मक
तो यहाँ ये बताना है 6q प्लस 1, 6q प्लस 5, 6q प्लस 3 गुना 5। तो देखिए पहले सवाल में वर्ग के लिए कहा था, तो ऐसे संख्या लेते जिसका वर्ग उसका भाग है, फिर लिया था हमने 9 घन, इसलिए वो किसी संख्या के घन में 9 का भाग करना चाहिए। अब यहाँ है तो हमें वर्ग दिया गया है 9, तो हमें ऐसे संख्या लेनी है जिसमें 6 का भाग चल रहा है, तो आएगा क्या 6। b का मान 6 हो गया, तो हम लिख सकते हैं चूंकि r बराबर r 0 या 0 से बड़ा होता है लेकिन छोटा होता है, r 0 या 0 से बड़ा होता है लेकिन छोटा होता है इससे, तो हम लिख सकते हैं 0 या 0 से बड़ा r लेकिन छोटा इससे 6। तो हो जाएगा 0, लेकिन r का मान 0 होगा या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 से छोटा। हम जानते हैं कि 6 को हम किसी भी पूर्णांक से गुणा करें, या क्यों एक पूर्णांक दे रखा है तथा क्यों एक पूर्णांक 6q प्लस 1, तो 6 तो है, 6 को किसी भी पूर्णांक से हम गुणा करें तो हमारे पास हमेशा सम संख्या है। 6 पूर्णांक 1 लिया तो आया 6 एकम 6, 2 6 एकम 6, 2 लिया 6 दूनी 12, 3 लिया 6 तिया 18, 4 लिया 6 चौका 24, 5 लिया 6 पंचे 30। इस प्रकार कोई भी यहाँ संख्या पूर्णांक ले लेंगे और गुणा 6 से करेंगे तो हमेशा हमारे पास क्या है सम संख्या। तो हम इनको संख्याओं के रूप में व्यक्त करें तो हम लिख सकते हैं a बराबर सबसे पहले 6q प्लस g आएगा 6, फिर a बराबर 6q प्लस क्या आएगा 1, अगली संख्या 6q प्लस 2, फिर आएगा 6q प्लस 3, फिर आएगा 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। किसी भी पूर्णांक से गुणा करें तो क्या आता है सम, ये संख्या होगी सम। अब ये 6q सम है हमेशा के लिए, सम में एक जोड़े b बन जाएगा क्या सम में 2 जोड़ेंगे तो बनेगा सम, सम में 3 जोड़ेंगे तो बनेगा विषम, सम में 4 जोड़ेंगे तो बनेगा सम, और सम में 5 जोड़ेंगे तो बनेगा विषम। तो हम लिखेंगे विषम धनात्मक पूर्णांक, हमें एक ऐसे विषम धनात्मक पूर्णांक छापना है, विषम धनात्मक पूर्णांक। विषम धनात्मक पूर्णांक के कौन से हैं, एक तो ये है a बराबर 6q प्लस 1, फिर हमारे पास a बराबर 6q प्लस 3, 6q प्लस 3, और एक हमारे पास है 6q प्लस 5। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक को किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक को
6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। और इस प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न खत्म हो गया है। इसके साथ हम अगला प्रश्न देखेंगे। हम प्रश्न हमारा होगा चौथा। चौथे में हमें 6 प्रश्न दे रहे हैं। एक सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी सहायता से आगे के सवाल हम करेंगे और देखेंगे हमसे होते नहीं, फिर उसके बारे में हम कल बताएंगे कि आगे फिर किस प्रकार। एक बार खुद भी प्रैक्टिस करेंगे उसको देखते हुए, इसके बाद हम आगे आएंगे। तो हम चौथे सवाल से संबंधित एक सवाल देख लेते हैं। चौथे सवाल में हमें दे रखा है निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समापन ज्ञात। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा हमें HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो हमें पहले संख्या दी गई है 210 इन संख्याओं का हमें HCF ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट चीज। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र है a बराबर b गुणा q प्लस r, जहां पर हमें पता है कि r का मान 0 या 0 से बड़ा तो भी छोटा होता है। अब बड़ी संख्या को हम a से व्यक्त करते हैं, छोटे संख्या को किसका मान मान लेते हैं। अब 55 का भाग हम यहाँ देते हैं, 55 का भाग हम देते हैं 210। तो 55 का भाग हमने दिया तो भाग गया 3 बार और ए आए 150। जितनी बार भाग जाएगा उसको गुणा में लिखेंगे प्लस शेष क्या बचता है तो 0 में से 5 नहीं जाएंगे, 10 में से 5 गए तो 5, 10 में से 6 गए तो 6। हमारे पास है तो शेष पर बचेगा उसको r की जगह। क्यों होता है? भाग पर जितने बार भाग गए उसका। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे जब तक हमें r का मान 0 नहीं आ जाता तब तक हमें भाग देना। तो यहाँ पर r का मान 0 हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, r का मान अभी 45 है। हम लिख सकते हैं r नॉट इक्वल 0। आगे बता देंगे। अब 45 का भाग देंगे किसमें देंगे? 55 में भाग देंगे 45 और 45 से कम घटाएंगे, हमारे पास बचेंगे 10। भाग किसने दिया? 55। किसका दिया? 45। भाग कितनी बार गया? एक बार प्लस शेष क्या बचा? 10। तो r का मान अभी क्या आया? 10। 0 अभी भी नहीं है, समझिए r नॉट इक्वल टू 0। अब फिर भाग में जो शेष बचा उसी का 10 का कितने तो 45। 10 चौक 40 घटाएंगे बचेंगे 5। तो हमने भाग किसने दिया? आपके बाद 45 में भाग दिया किसका? भाग दिया 10। भाग कितनी बार गया? 4 बार। गुणा में शेष कितना बचा? 5।
को आर आर बराबर हम अभी भी जीरो में है क्या आया 5। फिर भाग देंगे हम 5 का भाग देंगे किसमें देंगे 10 में। 5 दूनी 10 शेष पर क्या बचा 0। तो अब भाग हमें किसमें दिया है 10 में, दिया किसका है 5। तो 5 का भाग देने पर कितनी बार गया 2 बार प्लस शेष क्या बचा 0। r का मान क्या आ गया हमारे पास 0। अतः HCl मैंने आपको बताया HCl वही संख्या होगी जिसका भाग पूरा पूरा भाग लास्ट क्लास में किसका भाग लिया है, किसका भाग लिया है सबसे लास्ट में 5 का, तो इसका HCl होगा 5। इस प्रकार से हम HCl ज्ञात कर सकते हैं। एक सवाल और देखेंगे इसी प्रकार। तो सबसे पहले हम करते क्या है, जो संख्या उसको न्यूक्लियर विभाजन a का है a बराबर b गुना q प्लस r, जहां r का मान 0 से बड़ा होता है 0 होता है लेकिन b से छोटा है। सबसे पहले बड़ी संख्या a का मान छोटी संख्या b का, हमने 55 का भाग अब किसमें लेना है 2 से। 55 का भाग 210 में लिया, 3 बार गया 165 आए, शेष हमारे पास 45 है। तो कितनी बार भाग दिया 3 बार, शेष बचा उसको प्लस लगा के 45। r का मान 0 नहीं आया, आ गया 55। अब हमने 45 शेष रखा, तो इस 45 का भाग जो शेष बचता है उसका भाग किसमें देते हैं, जिसका भाग पहले दिया, पहले भाग किसका दिया था 55 का। तो 45 का भाग 55 में देंगे, एक बार जाएगा, शेष बचेगा हमारे पास कितना 10। तो हम लिखेंगे 55 में भाग दिया 45 का एक बार भाग गया, शेष बचेगा 10। r का मान तो अभी भी 0 नहीं है, तो फिर भाग देंगे। तो अब 10 का भाग गया किसमें 45, भाग गया 4 बार, शेष बचेगा 5। तो भाग 4 में गया, शेष क्या बचा 5, 10 लगा के लिखा। r का मान तो अभी भी 0 नहीं है, तो फिर अब भाग देंगे। अब 5 का भाग है किसमें 10 में, तो 5 का भाग है 10 में दिया, 2 बार गया, शेष पर बचा मेरा 0। जब r का मान 0 आता है हम HCl देखना है। HCl वो संख्या होती है जिसका हमने अंतिम अंक में भाग किया, जिसका भाग है 5। सबसे लास्ट में भाग किसका आया था 5 का, वही हमारा क्या होगा HCl होगा। इसी प्रकार एक सवाल और हम करते हैं, इसके बाद तुम हल कर लो। इसका एक सवाल और मैं बता देता हूं, 5वां सवाल मैं बता देता हूं और बाकी तुम करिए। 196 है 38,220। तो बड़ी संख्या 38,220 भाग दिया 196, डी का मान कितने बार जाएगा, तो हम भाग दे देंगे यहाँ 196 भाग 38,220। तो भाग क्या है, एक बार गया 196, 12 में से 6 गया 6, 17 में से 2 तो 8 और यहाँ पर 3। अगली संख्या होगा 2, फिर भाग देंगे 9, 9 से 54, हासिल किए 5, 9 पर 81, 5 86, हासिल की 8, 9 1 9 और 8 घटाएंगे 12 में से आगे 8, 9 15 15 16, 15 में से अगली दिन आगे अब आगे जाएगा 5 पर
19 अक्सर कितनी थी 19 5 95 बढ़ाएंगे भाग पूरा पूरा गया कितनी बार 195 कितने बार गया 195 शेष क्या बचा जी शेष क्या बच गया हमारे पास जी तो शेष यहाँ तो पहली बार में आएगा 0 आएगा अतः एचसीएफ क्या होगा लास्ट आत्मक संख्या किसका भाग दिया 196 तो आंसर क्या है हमारे पास 196 इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं और हमने आज कलन विधि अर्थात भाग विधि अर्थात यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा हमने एचसीएफ याद करना सीखा है। अब हम आगे की चर्चा कल करेंगे शेष सवालों को खुद हल करेंगे और उसके आगे की चर्चा करेंगे कल। जय हिंद जय भारत।